ठीक, तो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था बेटा, क्या किया था अपन ने, रिवाइज करा था पूरा और अपना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट खत्म हो गया था। आज दो चीजें पढ़ना है हमें, दो का तीन चीजें पढ़ना है। एक है स्प्रिंग, एक क्या है स्प्रिंग, उसके बाद है वेइंग मशीन, क्या है वेइंग मशीन, तीसरा आता है स्प्रिंग बैलेंस, तीसरा क्या आता है स्प्रिंग बैलेंस। ये तीन चीजें हमें यहाँ डिस्कस करना है, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद और फिर मॉडल्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते ट्राई करते तीनों चीजें हो जाए आज, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा फ्रिक्शन भी पढ़ना है, आगे संडे तक खत्म करना है। देखते हैं, चलो तो पहले अपन डिस्कस कर लेते बेटा स्प्रिंग। क्या डिस्कस कर लेते हैं? स्प्रिंग। हेडिंग डालना सबने। स्प्रिंग। चलो देखो, हमने ऑलरेडी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पढ़े थे उसमें टेंशन आया था, तो टेंशन के ही कंडीशन में हमने स्प्रिंग भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? स्प्रिंग, बराबर। ठीक है, तो उसी चीज को फिर से डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में कितने टाइप के टेंशन रहते हैं बेटा? पुश रहता है कि पुल रहता है कि दोनों रहते हैं? दोनों। ठीक, चलिए चलो, एक सरफेस है, इस पे एक मास है, बराबर। क्या है? मास। अब इस मास को अगर मैंने राइट साइड पुल किया, कौन सी साइड पुल किया? राइट साइड, फोर्स लगा के, तो ये स्प्रिंग एलोंगेट होगा। स्प्रिंग क्या होगा? एलोंगेट होगा। स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बराबर। तो सपोज ये बढ़ के लेंथ हो गई, मास यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक सपोज कितना है? x। ठीक है बेटा, कितना है? x। तो जैसे आपने मास को इधर खींचा, ये स्प्रिंग क्या करेगा? इस मास को अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश करेगा, बराबर। मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? जब हमने स्प्रिंग को एलोंगेट नहीं किया, उस समय जो स्प्रिंग की लेंथ होती है बेटा, इसे बोला जाता है नेचुरल लेंथ। कौन सी लेंथ? नेचुरल लेंथ होती है। ठीक है, कौन सी लेंथ होती है? नेचुरल लेंथ। जब हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है उसे कौन सी लेंथ बोलेंगे? नेचुरल लेंथ। जैसे आपने इस मास को इधर एक्सटेंड किया, आपकी नेचुरल लेंथ बदल गई, उसमें लेंथ इंक्रीज हो गई। सही है, तो इस इंक्रीज हुई मास को ये स्प्रिंग क्या करेगा? अपनी तरफ वापस खींचेगा। मतलब इस स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा? टेंशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टेंशन। क्लियर? ये जो टेंशन है, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा स्पीड से वापस आएगा स्प्रिंग। हो या नहीं? यस और नो? अगर मैंने थोड़ा ही मूव किया होता है, इस मास को थोड़ा सा आगे लेके गया, छोड़ दिया, तो धीरे से वापस आएगा। जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ताकत से वापस आएगा, बराबर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो वापस लाने वाला फोर्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिफॉर्मेशन, ऐसा बोल सकते हैं। टी किसको प्रोपोर्शनल है? एक्स को। मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दूंगा मैं? एक्स। मतलब जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा? टेंशन रहेगा। क्या रहेगा? क्लियर हो गया? तो इसमें से मैं ऐसा बोल सकता टी इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स। के कौन है? तो कांस्टेंट है। के कौन है? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर भी देख लेते। इस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। और इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये काय पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग पे। काय पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ। जो स्प्रिंग बनी है वो कैसे बनती है? वायर रहता है। क्या रहता है? अगर वायर की डायमीटर बड़ी रही, उसका स्प्रिंग बने, तो उसको ताकत ज्यादा लगेगी एलोंगेट करने में। सही है या नहीं? अगर वायर की डायमीटर कम है और कॉइल की भी डायमीटर क्या है? कम। कॉइल की डायमीटर मतलब ये स्प्रिंग ऐसे रहता है ना, ऐसे कॉइल बनते जाता ना, बराबर है या नहीं? तो ये वायर हुआ, और इसके क्या बनाते हैं अपन? नंबर ऑफ टर्न्स बनाते जाते। क्या बनाते जाते? नंबर ऑफ टर्न्स। तो जिस वायर से स्प्रिंग बना, इस पे डिपेंड करेगा स्टिफनेस। अगर ज्यादा डायमीटर वाला रहा तो स्टिफनेस ज्यादा रहेगा, कम डायमीटर वाला रहा तो स्टिफनेस कम। समझ में? तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं स्टिफनेस किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग पे। मटेरियल भी आ गया उसमें। क्या आ गया? मटेरियल भी आ गया। ठीक है, चलिए। अब सेम स्प्रिंग है, उसकी लेंथ बढ़ाते गए। क्या बढ़ाते गया? तो उसकी स्टिफनेस घटती जाएगी। क्या होती जाएंगी? स्टिफनेस कम होती जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं। स्टिफनेस क्या होती जाएंगी? कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स।
किसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x को। वैसे भी यहाँ से अगर आप देखोगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, t बाय x। अगर t कांस्टेंट है तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x। हाँ या नहीं? अरे सही है। तो लेंथ जितनी ज्यादा होंगी सेम स्प्रिंग की तो उतनी स्टिफनेस उसकी क्या होती जाएंगी, रिड्यूस होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी, रिड्यूस। क्लियर है? अब इसका यूनिट क्या बन सकता, k इज इक्वल टू टी बाय एक्स है। t का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन, x का मीटर। तो न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन का डायमेंशन सबको पता है, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l1। तो l1 l1 m1 l0 t माइनस 2, ये इसका क्या बन गया, डायमेंशन। क्या बन गया, क्लियर हुआ? तो ये तो मैंने एग्जांपल किसका बताया बेटा, टेंशन का बताया। कब का, जब स्प्रिंग को हमने क्या किया, बढ़ाया। क्या किया? इसके उल्टा अगर मैं करता हूं, अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं, क्या करता हूं, स्प्रिंग को कंप्रेस, तो ऐसे कॉइल जमा हो जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हमने यहां से इधर खींचा था, अब मैं यहां से इसे इधर दबा रहा हूं। अब ये स्प्रिंग क्या करेंगे, इसे दूर ढकेलने की कोशिश करेगा। मतलब क्या करेगा, पुश करेगा। क्या करेगा, मतलब स्प्रिंग दोनों काम करता है, पुश भी करता है और क्लियर हो गया, समझ गए? तो यहाँ पे भी जो टेंशन है फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसे रहता है, दोनों कैटेगरी में रहेगा, पुश टाइप में भी जाएगा और पुल टाइप में भी जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ या ना? अबे ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं, ध्यान देना। इसका एनालिसिस कैसे होगा वो देखते हैं। चलो सपोज ये स्प्रिंग पहले यहां तक था, मास लगाने के बाद इसमें एलोंगेशन कितना है बेटा, x। कितना आया, x। ठीक है, तो स्प्रिंग का फोर्स कौन सा रहेगा, इसका खुद का वेट कहा जाएगा नीचे। ये स्प्रिंग फोर्स क्या करेंगे, इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, t। अब स्प्रिंग कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में है, नहीं नीचे जा रहा, नहीं। आपने मास लगा दिया, मास के कारण स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, x से। कितने से बढ़ गई, बस ये पोजीशन हो। तो ये t और mg क्या होने चाहिए बेटा, बराबर। तो t इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा, t क्या है अपने पास, k इंटू x इज इक्वल टू mg। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन k। समझ में आया? अरे हाँ या नहीं? इसी का थोड़ा सा उल्टा एग्जांपल लेते हैं। ये स्प्रिंग है, मैंने अगर इसके ऊपर मास रखा तो स्प्रिंग दब जाएगी ऐसा, हो या नहीं? सपोज अब मास रखा आपने तो ये स्प्रिंग नीचे आ गई, तो ये पहले यहां था अब यहां चला गया, मतलब इतने से क्या हो गया, उसका डिफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, डिफॉर्मेशन। सही है। अब क्या हो रहा है, अब इसका वेट कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे। कहाँ जा रहा है, और ये स्प्रिंग इस मास को कहाँ पुश कर रहा है, ऊपर। फिर से कहानी तो वही हुई, t बराबर mg, मतलब kx बराबर mg। तो m इज इक्वल टू kx बाय, दोनों इक्वेशन सेम ही है ना। एक बार मैंने m का लिखा, एक बार मैंने x का लिखा, लेकिन इक्वेशन तो सेम ही है। टेंशन किसके बराबर हुआ, वेट के बराबर। किसके बराबर हुआ, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो क्लियर हो गया, हो या नहीं? अगर कोई इस मास को कंटिन्यू आगे लेके जाता था सपोज, तो फिर लॉज ऑफ मोशन आएंगे अपना, mg माइनस t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? अभी कौन सी कंडीशन में, एक ही जगह पे। कैसा है, एक ही जगह पे। अगर ये मोशन में रहता था, मतलब नीचे जाना शुरू होता था, तो नीचे का फोर्स ज्यादा लेते थे, ऊपर का फोर्स बराबर है। थोड़ी देर बाद अगर मैंने इसे छोड़ दिया, इसने वापस जाना शुरू किया, तो मैं इसे बढ़ा लेता था और इसे, जिस साइड मोशन उस साइड का फोर्स ज्यादा लेते, उसमें से अपोजिट वाला क्या करते अपन, बराबर क्या होता है, मास इनटू। ये तो पढ़ा आपने लॉज ऑफ मोशन में, यही तो किया ना, ये सॉल्व। तो इस प्रकार लॉज ऑफ मोशन स्प्रिंग को भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो या नहीं? अरे समझे क्या? चलो फॉर एग्जांपल और एक पहले समझ लेते फिर लिखते बैठेंगे, ठीक है ना? अरे ठीक है कि नहीं? चलो देखो, अब सपोज दो स्प्रिंग है, इनके बीच मैंने एक मास लगा दिया m। क्या लगा दिया बेटा, मास लगा दिया, कितना, m। इतना मास लगा दिया, ठीक है? अरे हो या नहीं? सबको दिख रहा है ना, समझ रहा है कि नहीं?
तो सिंपल सी बात है, स्प्रिंग का फोर्स क्या हुआ kx, उसको हम किसके साथ इक्वेट करेंगे इक्विलिब्रियम में, वेट के साथ। किसके साथ इक्वेट करेंगे? ठीक, चलो अब देखो, अब यहाँ मैंने एक मास ऐसा अगर प्लेस कर दिया तो मास कहाँ जाएगा? हाँ या नहीं? कहाँ जाना शुरू कर देगा? नीचे। सपोज हम बोलते हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास। क्या पूछा बेटा? ध्यान देना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m if it has displaced through distance x बोल देता मैं। कितने से नीचे आया बोला मैंने? x इतने डिस्टेंस से। कहा आया भैया? नीचे आया। कहा आया? नीचे। कितने डिस्टेंस से नीचे आया? x इतने डिस्टेंस से। ठीक है ना? तो दो स्प्रिंग है, अपने दोनों स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया, बीच में क्या लगा दिया? एक मास लगा दिया। क्या लगा दिया? एक मास। अब वो मास धीरे धीरे नीचे आएगा। किसके कारण आएगा? ग्रेविटी के कारण। वो तो बट ऑब्वियस टेंडेंसी है मास की, उसका वेट हमेशा कहा जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और कोई दूसरी डायरेक्शन तो है नहीं, और कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो लेंथ है अपनी, इसे हम बोल देंगे सपोज नेचुरल लेंथ है। कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ। इधर भी लेंथ कितनी है? ठीक है यहाँ तक? अरे ठीक है कि नहीं? अब जैसे मास नीचे आया, जैसे मास का आया बेटा नीचे, तो अपने स्प्रिंग की पोजीशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी। हाँ या ना? ऐसा हो जाएगा ना स्प्रिंग अब, क्योंकि ये वेट कहाँ आया? नीचे। समझ में आया कि नहीं? और कितने से नीचे आया? ये जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन थी, यहां से कितना नीचे गया बोलते हैं? x। क्लियर है? अरे ठीक है क्या? यही हुआ ना? पहले ऐसा था, मास लगाया, मास ने जाना कहाँ शुरू कर दिया? नीचे। कहाँ जाना शुरू कर दिया? नीचे। जैसे जैसे मास नीचे गया, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? मास ने x। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x। अब ये वाली लेंथ जो थी अपनी, ये लेंथ कितनी बेटा? l। कितनी है? l। इधर भी कितना है? l है। ठीक है, ये कितना हुआ? x। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कौन से थ्योरम से? पाइथागोरस। सही है या नहीं? अरे ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब इस पे देखते फोर्सेस। तो ये एंगल इधर भी थीटा, सपोज इधर भी। अब मैं इसको अपनी नॉर्मल डायग्राम में कन्वर्ट कर देता। वेट कहाँ जा रहा भाई साहब? नीचे। इधर भी टी रहेगा, इधर भी टी रहेगा। टी कौन है? टेंशन इन स्प्रिंग। टी कौन है? अभी तो पढ़ा हमने। टी क्या होता है? टेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, चलेगा। इधर कितना? थीटा। इधर कितना? इसके दो कंपाउंड बन जाएंगे बेटा। इधर वाला क्या हो जाएगा? कॉस। इधर वाला? वेरी गुड। इधर वाले बताइए, ये वाला कौन होगा? कॉस। चलो ये वाला कौन हो जाएगा? साइन थीटा। सही है। तो ये साइन थीटा तो राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर डालेंगे? बैलेंस। तो ऊपर की साइड कौन है? 2t। नीचे की साइड कौन है? और मास कहाँ जा रहा है? तो इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। आया ना? जिस साइड मोशन है उस साइड का फोर्स क्या हो जाता है? ज्यादा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अभी इस इक्वेशन को, mg माइनस 2t cos थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है क्या? हो या नहीं? अब टेंशन का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू एक्स। लेकिन यहाँ तो x ऑलरेडी यूज कर चुके, तो इसका जो एलोंगेशन है उसको अपन x नॉट बोल देते। क्या बोल देते? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ t इज इक्वल टू k इंटू क्या होता है? x नॉट। क्या होता है? जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया बेटा, x क्या होता है? जो पहले ओरिजिनल लेंथ थी, उसके बाद जो लेंथ कितने से बड़ी, उसे हमने x बोला था। हाँ या ना? उसे क्या बोला था हमने? x। मतलब एलोंगेशन। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। हाँ या नहीं? क्या होना चाहिए वो? फाइनल लेंथ माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास फाइनल लेंथ ही है, इनिशियल लेंथ थी, बाद में बदल के कितनी हो गई? l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बढ़ गई ना लेंथ? अरे हो या नहीं? तो इसमें से इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो एलोंगेशन है स्प्रिंग का वो कितना हो गया? पहले लेंथ कितनी थी? l। मास के कारण लेंथ बदल के कितनी हो गई? अब अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस। तो इसमें से इसे क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? तो मतलब ये जो अपना x नॉट है, ये क्या हो जाएगा बेटा? k इंटू अंडर रूट ऑफ
एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो वैसे ही cos थीटा भी लिखते हैं इस पे से। cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा का एडजेसेंट कौन है बेटा? x, और हाइपोटेनस कौन है? ये। मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा? x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? अब मैं ये यहाँ पुट कर सकता हूँ, हम इसे क्या कर देंगे? पुट। तो क्या बनेगा देखिए, एम जी माइनस 2 इंटू टी की जगह पे क्या आएगा बेटा? के इंटू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा? एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यम इंटू ए। सही है? अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं अंदर तो ये बन जाएगा एम जी माइनस 2k 1 कैंसिल हो जाएगा ना? 1 माइनस एल अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू यम इंटू ए। अब एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? तो इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, एम जी माइनस 2kx, ये x मैंने आगे लिख लिया। 1 माइनस एल अपॉन ये क्या बन गया अपने लिए? साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? g माइनस 2kx 1 माइनस साइन थीटा बाय m। तो इसके नीचे यम आएगा, इसके नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यम इधर का चला गया। समझ में आया क्या? तो गलती से अगर पूछ लिया डेरिवेशन फॉर्म में तो अपने को आना चाहिए। क्लियर हुआ कि इतना पार्ट स्प्रिंग का समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ गए? अबे इतना पार्ट समझ में आ गया? कोई परेशानी है? नहीं है? पक्का? आगे चलो कि पहले लिख लेते? लिख लेते, चलो लिख लीजिए बेटा, इसको पॉज कर देना, आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल। अब देखो स्प्रिंग में कुछ अरेंजमेंट आती है। स्प्रिंग में क्या आती है? कुछ अरेंजमेंट। तो समझ लो एक बार का थोड़ा सा, एक आधी बार पूछा तो पूछा, नहीं तो कुछ कोई पूछेगा नहीं। तो अपने को पता चाहिए। ध्यान दो इधर, अरेंजमेंट इन स्ट्रिंग, सॉरी स्प्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग। ठीक है, चलो अरेंजमेंट मतलब क्या? अब अपने पास बहुत सारे स्प्रिंग दिए, उनको एक तो आप सीरीज में अरेंज कर सकते हो या फिर पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल। सीरीज मतलब क्या हो गया कि एक स्प्रिंग है, उसके नीचे दूसरा स्प्रिंग लगा दिया, तीसरा स्प्रिंग लगा दिया, ऐसे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? कौन सी अरेंजमेंट हो गई? ये सीरीज। ये हॉरिजॉन्टली भी रह सकता। ठीक है क्या? अब इनके स्टिफनेस है, सपोज पहले स्प्रिंग का K1, दूसरे का K2, तीसरे का, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का अगर हमें स्टिफनेस पूछा, इसका पूरे कॉम्बिनेशन का, तो अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो कॉम्बिनेशन का स्टिफनेस हो जाता है बेटा 1/Ks रेसिप्रोकल की एडिशन। किसके एडिशन होगा? रेसिप्रोकल। ये याद रखो। जैसे कभी तो भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा होगा। पैरेलल में रेसिप्रोकल थे, सीरीज में क्या था? डायरेक्ट एडिशन। तो यहाँ सीरीज में क्या है? रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल। क्लियर हो गया? हो या नहीं? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 1/Ks इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/K, n इज इक्वल टू 1 से लेके तो n तक, मतलब जितने स्प्रिंग होंगे सबके लिए। अगर सबके सब का स्टिफनेस सेम रहा, इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू, ऐसा बोल दे अपन, K हो जाता है। क्या हो जाता है? K। तो सबका स्टिफनेस क्या बन जाएगा? 1/Ks इज इक्वल टू n/K हो जाएगा। मतलब सीरीज का स्टिफनेस हो जाएगा बेटा K/n। क्या हो जाएगा? मतलब सीरीज में अरेंज करने से स्टिफनेस घटता है। स्टिफनेस क्या होता है? रिड्यूस। डिवाइड में आया ना, मतलब क्या होता जाता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तो हम ऐसा बोलेंगे सीरीज के साथ K क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। दूसरी अरेंजमेंट आती है बेटा पैरेलल।
दूसरी अरेंजमेंट कौन सी? पैरेलल। पैरेलल मतलब ये इधर एक स्प्रिंग लगाया, उसके बाजू में नीचे मास। अब ये तीनों एक दूसरे क्या हो गए? पैरेलल। ठीक है ना, तीनों क्या हो गए एक दूसरे को पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा? स्टिफनेस की एडिशन होगी। क्या होंगी? स्टिफनेस की एडिशन। मतलब पैरेलल के लिए Kp क्या हो जाएगा? सीधे सीधे K1 प्लस K2 प्लस K3, या फिर समेशन ऑफ K बोलेंगे अपन, यानी इज इक्वल टू 1 से लेके कहा था n तक। इफ यहाँ पे भी अगर सबकी स्टिफनेस क्या रही? सेम रही। क्या रही सबकी स्टिफनेस? सेम। तो पैरेलल क्या हो जाएगा? n टाइम्स K। क्या हो जाएगा? n टाइम्स K हो जाएगा। ठीक है क्या? यस और नो? क्लियर? तो इस अरेंजमेंट को और एक ऐसे भी शो करते हैं। तो ये भी पैरेलल ही है, मास बीच में लगा दिया। ये भी क्या है? पैरेलल। सीरीज नहीं है, मैं तो अपने एक के पीछे दिखता तो अपन सीरीज। तो ये सब अपन ऑसिलेशन में फिर से पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? ऑसिलेशन में स्प्रिंग का बहुत बड़ा रोल है वहां पे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सीरीज में रहे तो क्या होंगी? रेसिप्रोकल की एडिशन। पैरेलल में रहा तो डायरेक्ट एडिशन। तो पैरेलल के कारण स्टिफनेस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्या होगा? स्टिफनेस बढ़ेगा। वही सीरीज के कारण स्टिफनेस क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है यहाँ तक? अरे हो या नहीं? चलिए अब आगे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर ध्यान देना। अगर हम किसी स्प्रिंग को बीच में से कट करते हैं, बीच में से क्या करते हैं? कट। कहीं से भी अगर हमने क्या कर दिया? स्प्रिंग को कट कर दिया, तो क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। अब सिंपल है, हमने कहा कि ये स्प्रिंग है, इसको क्या लगाया हुआ है बेटा? मास। सपोज ये इसका क्या हुआ? एलोंगेशन x। सही है? क्या हुआ? एलोंगेशन x। तो इसमें टेंशन इस तरफ होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ कोई भी पॉइंट पकड़ोगे तो टेंशन हमेशा कैसे दिखता है? अवे। कैसे दिखता है? अवे। तो जिस मोमेंट पे आप स्प्रिंग को क्या करोगे? कट करोगे। स्प्रिंग को क्या करोगे? कट कर दोगे, तो ये स्प्रिंग अपनी जगह फटक से वापस चला जाएगा विद इन नो टाइम। हाँ या नहीं? वेट करके बैठेगा क्या वो? नहीं, अपनी जगह पे जल्दी से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वापस जाने का वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और उस समय जैसे ही आपने कट किया, इस स्प्रिंग में का जो टेंशन है वो टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? ध्यान में रखो क्या बोला मैंने? जैसे ही आप स्प्रिंग को क्या करोगे? कट कर दोगे, तो स्प्रिंग का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब बहुत जल्दी से वो वापस चला जाएगा। ठीक है, मतलब उस समय अपने को याद रखना है कि टेंशन क्या होगा? जीरो। क्या हो जाएगा? टेंशन। किसमें का टेंशन? स्प्रिंग में का टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? ठीक है, तो एक चीज मतलब ऐसा बोल देंगे अपन, इफ लिख लेना, स्प्रिंग इज कट, देन एट दैट इंस्टेंट टी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। और एक्सेलरेशन क्या होगा बोला आपने? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है क्या? हाँ या नहीं? अरे क्लियर हुआ? चलो ध्यान देना। अब दूसरी कंडीशन, ये एक कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी, अब दोनों चीजें आ गई बेटा साथ में। ऊपर क्या लगाया अपन ने? स्प्रिंग लगाया। नीचे क्या लगाया अपन ने? मास, सॉरी स्ट्रिंग लगाया। क्या लगाया? स्ट्रिंग मास सिस्टम लगाया। ठीक है क्या? हो या नहीं? क्या किया अभी अपन ने? दोनों चीजें ली। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एक मास कनेक्टेड है, उसके नीचे क्या लगाया अपन ने? स्ट्रिंग लगाई, उसके नीचे भी क्या कनेक्टेड है? मास। क्या कनेक्टेड है? अब इस कंडीशन के लिए अगर मैं फोर्सेस देखूं, इस कंडीशन के लिए क्या देखो? फोर्सेस। तो क्या होंगे बेटा अपने पास? इस मास की अगर मैं एफबीडी बनाऊं फॉर एग्जांपल, इधर बाजू में बना देते, तो स्प्रिंग का टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा। अरे हाँ या नहीं? इसे मैं टी नॉट बोल देता। सपोज इसका एलोंगेशन हो गया है एक्स नॉट। ठीक है, स्प्रिंग का टेंशन कहाँ रहेगा? ऊपर की साइड रहेगा, नीचे मास है तो ठीक। इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा? अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें भी टेंशन होगा ना कुछ? हाँ या ना? स्ट्रिंग में भी क्या होगा? टेंशन। तो इसका टेंशन ये नीचे। क्लियर है? इतना समझ में आया?
तो इस कंडीशन में टी नॉट बराबर क्या हो गया, T1 प्लस mg। समझ में आएगा सबको? इतना इक्विलिब्रियम में है ना फिलहाल, एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर हुआ? इस मास के लिए इसका वेट कहा जाएगा, ऊपर कौन है? T, मतलब T बराबर क्या हो गया? mg। T बराबर क्या हो गया? mg। T1 को T T बराबर क्या है? mg। इसे यहां पुट कर देंगे तो T नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 2mg। T नॉट की वैल्यू क्या होती है? K इंटू एक्स नॉट। क्लियर हो गई है? इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया हमने। कौन सी कंडीशन लगाई? इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन लगाया? अब सोचो कि मैं इस स्ट्रिंग को कट करता हूं। इस स्ट्रिंग को क्या कर देते अपन? कट। तो क्या होगा बताइए? नीचे का मास छोड़िए, मतलब स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? बराबर है। इस स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो जाएगा? कट करे बराबर जीरो। तो ये मास कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? उस समय इसमें टेंशन बदलेगा कि सेम रहेगा? बदलेगा, हाँ या नहीं? तो एक चीज अभी नोट करके रखना है, ध्यान देना बराबर मैं जो बोल रहा, चीज को समझना है, लिखना भी पड़ेगा। जैसे ही हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे बेटा? कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। स्ट्रिंग को क्या करेंगे? कट। तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? जीरो। इफ, क्या बोल रहा हूं मैं? स्ट्रिंग इज कट ऑफ। स्ट्रिंग इज कट ऑफ एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। T इज इक्वल टू जीरो। और टेंशन इन स्ट्रिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेंशन इन स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। बट फॉर इंस्टेंट टेंशन इन स्प्रिंग विल रिमेन सेम। टेंशन इन स्प्रिंग विल रिमेन सेम। देखो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा अलग हो गया ना स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा? स्प्रिंग का टेंशन क्या रहेगा? अब ध्यान देना, अब ये स्प्रिंग थी, इसको क्या लगा हुआ था? मास। और एक नीचे भी क्या था? मास। इस समय इसमें टेंशन कितना है अपने पास? 2mg। कितना है? अरे सही है ना? कितना है? 2mg। जैसे मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया? कट किया। क्या किया? कट। तो इस स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? ये मास तो चला गया, इसका कोई लेना देना रहा नहीं, वो जीरो हो गया। टेंशन क्या हो गया? टेंशन जीरो। लेकिन जैसे ही आपने कट किया, उस समय एकदम से थोड़ी ना मास ऊपर जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो रुकेगा। जिस समय कट किया उस समय के लिए तो वहीं पे रहेगा ना वो मास। फिर धीरे से कहा जाएगा? वो आगे चल के ऊपर जाएंगे, नो डाउट। तब स्प्रिंग का टेंशन क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, मैं कौन सी बात कर रहा हूं? जिस इंस्टेंट में आपने किसको कट किया? स्ट्रिंग को कट किया। किसको कट किया? उस टेंशन को तब फर्क पड़ेगा, फिर वो धीरे से ऊपर जाना शुरू करेगा। सही है कि नहीं? एकदम से पहुंच जाएगा क्या? नहीं, पहले तो उसकी पोजीशन यही रहेगी कट करने के बाद, फिर वो कहां जाना शुरू करेगा? तो जब यही पोजीशन है तो ये टेंशन वही रहना चाहिए। टेंशन क्या रहना चाहिए? वही रहना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। और हमें पूछते भी उसी लैंग्वेज में, एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। कौन सी कंडीशन का पूछते हैं? जस्ट आफ्टर कटिंग। समझ में आया? यस और नो कंडीशन समझ में आई क्या? एग्जांपल पे से क्लियर हो जाएंगे। देखो दोनों एग्जांपल करते, एक बार स्ट्रिंग नीचे लगाते, एक बार स्ट्रिंग ऊपर लगा देंगे। चलिए फटाफट एफबीडी के लिए फोर्सेस बताओ मुझे। यहाँ क्या रहेगा बेटा? T। यहाँ सपोज कौन रहेगा? T नॉट। सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x नॉट। ठीक है, चलेगा? तो ये इसका वेट कहा जाएगा? तो ये अभी जो लिखा वही लिख रहा हूं मैं, फिर से इसलिए जल्दी लिख देता। T इज इक्वल टू क्या है? mg। यहाँ पे T ऊपर है ना, टेंशन स्प्रिंग ऊपर, नीचे ये कौन रहेगा? T। नीचे कौन रहेगा? इसका वेट। सही है क्या? मतलब
टी नॉट बराबर कौन हो गया, T1 प्लस mg। ये कब की कंडीशन, जब स्ट्रिंग कट नहीं किया, जब स्ट्रिंग कट क्लियर है हो या नहीं। जैसे आपने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, कट कर देंगे, अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कट कर दिया तो टी क्या हो जाएगा बेटा, 0। टी क्या हो जाएगा, 0। जैसे टी 0 हुआ, लेकिन टी नॉट बदलेगा क्या, टी नॉट बदलेगा क्या, नहीं। तो टी नॉट की वैल्यू अपनी कितनी आई है, 2 mg। ये mg आप पुट कर देंगे तो क्या है, टी नॉट इज इक्वल टू 2 mg। तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को जस्ट कट करने के बाद टी क्या हो जाएगा अपना 0, लेकिन टी नॉट जो है वो क्या रहेगा, सेम। समझ में आया कि यही तो बोला ना अपन ने थोड़ी देर पहले, अरे यही बोला हमने, क्या कहा, स्ट्रिंग कट करेंगे तो स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन जो स्प्रिंग है उसका टेंशन क्या रहेगा, जो था वही, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कब, जब कट किया उस समय की बात हो रही, बाद में तो बदलेंगे, लेकिन हमें बात का लेना देना नहीं, ये चीज दिमाग में रखो। नहीं सर वो ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा ना, नहीं थोड़ी ना बोल रहे, बट वो डायरेक्टली जाएगा कि तभी के तभी नहीं, वो आफ्टर इंस्टेंट होते रहेगा। नहीं, जिस समय कट किया उस समय स्प्रिंग का टेंशन वैसे के वैसा, उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब अगर मैं इसकी एफबीडी बनूं, ये तो चला गया नहीं, इसका तो कोई लेना देना रहा ही नहीं। अब T0 होगा, मुझे इसका ये ऊपर जाना शुरू करेगा, कट करने का नहीं, कहा जाना शुरू करेगा ऊपर। अब इसकी एफबीडी देखो, चलो अब इस पे फोर्सेस कौन कौन से रहेंगे बेटा बताइए। इसका खुद का टेंशन ऊपर, नीचे कौन था, टी था, तो टी क्या हो गया, 0। इसका वेट क्या था, mg। एक्सेलरेशन कौन सी साइड रहेगा बेटा, ऊपर की साइड। कौन सी साइड रहेगा, ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, ऊपर जा रहा है तो टी नॉट माइनस ये हो जाएगा mg बराबर मास इंटू टी नॉट, अपन ने पहले से निकाल के रखा है, कितना है वो, 2 mg माइनस mg बराबर 2 mg माइनस mg कितना हो जाएगा, mg बराबर mm, तो a बराबर क्या हो गया, g। ठीक है क्या, यस और नो, क्लियर हो गया। और इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये तो ग्रेविटी के साथ नीचे ही जाएगा, जिसको कोई लेना देना है, एक ही फोर्स बचेगा ना इस पे, mg। और सेकंड मास क्या रहेगा अपने पास, एक ही फोर्स है उस पे, कौन सा, mg। तो ये तो कहा जाएगा नीचे। क्लियर, समझ गए हो या नहीं। तो a इक्वल टू क्या आया, g। अब हमने स्ट्रिंग यहाँ ली थी, स्प्रिंग ऊपर लिया था, अब मैं उल्टा कर देता, स्ट्रिंग ऊपर डाल के स्प्रिंग, क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं, ठीक है। चलो ये सब समझने के लिए है कंडीशन यूज कैसे करना, बस। अभी स्ट्रिंग ऊपर कर दी मैंने, इसमें एलोंगेशन कितना ले लेंगे अपन, वही फिर से x क्या बोल देंगे, x नॉट, ठीक। यहाँ पे टेंशन बोल देते अपन t, इसमें टेंशन क्या रहेगा, t नॉट। इधर भी ऊपर की साइड कौन रहेगा, t नॉट। ठीक है क्या, अरे हो या नहीं। चलो अब इसकी एफबीडी बनाएंगे, पहले वाली कट करने के पहले। तो क्या दिखता है यहाँ पे, इसका वेट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे। टी नॉट कहाँ रहेगा, ऊपर। तो टी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, mg बराबर k इंटू एक्स नॉट। सही है। इसके लिए क्या क्या रहेगा बताइए। इसका टी ऊपर है, नीचे कौन कौन रहेगा, टी नॉट और साथ में mg। टी नॉट और साथ में कौन रहेगा, mg। तो क्या होगा बताइए, T बराबर क्या हो जाएगा, टी नॉट प्लस mg। और टी नॉट तो mg है ना, तो ये हो जाएगा 2mg। ठीक है क्या, हाँ या ना। अब इस केस में क्या होगा बताइए, अगर मैंने इसे कट कर दिया, इसे क्या कर दिया, तो अब कट करने के बाद क्या होगा आपको पता है, t क्या हो जाएगा, 0। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, चलो इस मास के लिए बताओ,
इसमें ऊपर की साइड कौन था बेटा? टी। नीचे की साइड कौन था? टी नॉट, और साथ में कौन था? mg। सही है या नहीं? अब टी कितना हो गया जस्ट आफ्टर कटिंग? कट करने के बाद स्ट्रिंग का टेंशन क्या होता है बोला अपन ने सोलंकी साहब? क्या होता है? 0। नीचे कौन कौन है? टी नॉट और कहा जा रहे हैं एक्सेलरेशन भी कहाँ रहेगा? नीचे। कहाँ रहेगा? तो क्या बनेगा? टी नॉट प्लस एम जी बराबर मास इंटू टी नॉट की वैल्यू कितनी है अपनी ऑलरेडी? एम जी। तो ये हो जाएगा एम जी प्लस एम जी बराबर एम ए, मतलब 2mg बराबर एम ए। यम यम ए बराबर क्या हो गया भैया? देखो 2g। क्या हो गया? 2g। ठीक है, इस नीचे वाले मास के लिए देखते हैं। नीचे वाले मास का वेट टी नॉट ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो mg माइनस टी नॉट बराबर यम इंटू, तो ये mg माइनस mg बराबर यम इंटू ए। तो ये क्या आएगा? मतलब इसका कोई एक्सेलरेशन रहेगा? कैसे क्या एक्सेलरेशन? नहीं सर, नीचे तो जा रहा। ध्यान देना, जब हमने यहां से कट किया तो ये मास इस स्प्रिंग को दबाते हुए नीचे आएगा ना पहले? अरे हो या नहीं? फिर जाके थोड़ी देर के बाद ये मास नीचे जाना शुरू हो जाएगा। पहले से आएगा क्या? समझ में आया? इसलिए इसका एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग क्या है? 0। जस्ट आफ्टर कटिंग क्या है? 0। उसको फर्क पड़ा क्या? नहीं। समझ गए? जस्ट आफ्टर कटिंग पिछले केस में भी देखो एक्सेलरेशन नीचे वाले का 0 था। इसको अगर आप सॉल्व करोगे mg इधर ही है, mg इज इक्वल टू क्या आता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका भी एक्सेलरेशन क्या था? g, क्योंकि इसको कट करे बराबर इसलिए तो नीचे ही आएगा। कितने एक्सेलरेशन के साथ? ग्रेविटी के कारण, इसके कारण। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ा? जैसे हमने ऊपर से कट किया तो ये मास नीचे जाना शुरू, लेकिन ये पहले स्प्रिंग को क्या करेगा? दबाएगा। फिर ये वाला मास कहाँ जाना शुरू करेगा? नीचे। डायरेक्ट जाएगा क्या? इसलिए इसका जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन कितना आया? 0 आया। कितना आया? समझे क्या? हाँ या नहीं? यस और नो? तो ये याद रखना। ठीक है क्या? अरे ठीक है, चलिए ठीक, लिख लीजिए फटाफट फटाफट। बेटा उसको पॉज कर दे। क्या कर रहे थे? वेइंग मशीन। क्या पढ़ेंगे? वेइंग मशीन। ध्यान देना। अब वेइंग मशीन सबको पता है अपन जिसपे क्या करते हैं? अपना वेट। क्या गिनते हैं? एक चीज समझ लो, वेइंग मशीन मेजर क्या करता है? इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। कौन मेजर करता है? वेइंग मशीन। इस नॉर्मल रिएक्शन में इन जनरल अपन बोल देते हैं वेट। क्या बोल देते हैं? वेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जैसे अगर अभी स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है कोई, इसके ऊपर वेइंग मशीन रखी है, अपन जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, कोई भी खड़ा हुआ, इसका क्या बताता है? ये वेट बताता है। क्या बताता है? वेट। जैसे अगर हमें वेट बताया गया तो वेट इन जनरल हम बोलते हैं 70 सपोज केजी, तो ये केजी एफ बोलेंगे अपन इसे, 70 केजी फोर्स। क्या बोलेंगे? 70 केजी फोर्स। अगर इसे न्यूटन में करना है तो ये कितना हो जाएगा अपना? 700। जी की वैल्यू से क्या कर देंगे? इसे मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जी की वैल्यू अपन कितनी लेते हैं? 10। कितनी लेते हैं? तो जब ये स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे है तो जितना इसका वेट नीचे जा रहा है उतनी क्या रहती है अपनी नॉर्मल रिएक्शन? क्या रहती है? ये अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे कोई भी मास रखा उसका वेट कहाँ जाता है? नीचे। तो सरफेस कौन सी रिएक्शन देता है? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देता है? तो नॉर्मल कंडीशन में जो वेट है वो क्या काय के बराबर हो जाता है? अपना mg के बराबर। किसके बराबर? अब इसी वेइंग मशीन को उठा के अगर हम लिफ्ट में रख दे, इसमें रख दे लिफ्ट में, तो क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान दें। अब लिफ्ट जा रही है बोलेंगे अपन सपोज ऊपर,
हाँ, लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर। क्या हुआ? ठीक, ध्यान देना। तो अभी वेइंग मशीन को उठा के कहाँ रख दिया हमने? लिफ्ट में। लिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड भी जा सकता और दोनों कंडीशन समझ लेंगे अपन कि वेट क्या बताएगा। अब हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो वेइंग मशीन की रीडिंग, किसकी रीडिंग? वेइंग मशीन की क्या निकालनी है? रीडिंग निकालनी है। किसकी? वेइंग मशीन। अबे जिसको भी तकलीफ हो रही है उठो और बाहर चले जाओ, है ना? जिसको भी पेट में गुड़गुड़ हो रहा है उठो और बाहर जाओ। हंसी आ रही है ना बहुत, इसलिए पूछ रहा हूं, है ना? ठीक, चलो। तो अब लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की साइड। एक तरफ हमने लिफ्ट कहाँ कंसीडर करी? नीचे की साइड में। अब वेइंग मशीन पे कोई जो भी बंदा खड़ा है वो क्या बताएगा? हमें रीडिंग बताएगा। क्या बताएगा? रीडिंग। अब इस पे अगर हम फोर्सेस की बात करें, इसकी बात करें फोर्सेस, तो इस पे एफबीडी बनाएंगे तो इस पे कौन कौन से फोर्स आएंगे? इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा? नीचे। वेट क्या होगा? mg। नॉर्मल रिएक्शन क्या होंगे बेटा? ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी? ऊपर। और इसकी मोशन कौन सी साइड में है? ऊपर की साइड में। कौन सी साइड में है? तो हम क्या करेंगे? n माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो n माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा? मास इंटू। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? एम जी प्लस एम ए। तो m कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? g प्लस ए। क्या हो गया? g प्लस ए। तो मतलब जो वेइंग मशीन है वो रीडिंग ज्यादा बताएंगे। वेइंग मशीन रीडिंग क्या बताएंगी? ज्यादा। कौन सी साइड लिया अपन ने? मोशन ऊपर की साइड। अब नीचे की साइड में क्या फर्क पड़ेगा? इसका वेट कौन सी साइड है बेटा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन फिर से कौन सी साइड है? ऊपर। तो अब डाउनवर्ड मोशन है तो हम ऐसा बोलेंगे mg माइनस n बराबर m इंटू। तो n बराबर क्या हो जाएगा? mg माइनस m, मतलब m इंटू g माइनस ए। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई? इस केस में क्या हो गई? ज्यादा। जब लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है तो हो सकता है वेइंग मशीन ज्यादा रीडिंग बताए। जब लिफ्ट नीचे की साइड जा रही है तो वेइंग मशीन क्या बताए? कम रीडिंग बताए। मतलब एक्चुअल वेट जो है उससे कम। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसे देखने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ से g कॉमन निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए वाई। इधर भी g कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए बाय जी। ठीक है क्या? अरे हो या नहीं? तो ये क्या निकाला हमने? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ही क्या होता है अपना? वेट। क्या होता है? वेट। कौन सा वेट? जो कौन बताएगा हमें? वेइंग मशीन बताएगा। कौन बताएगा? तो वेइंग मशीन की रीडिंग इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स। कौन है? तो नॉर्मल फोर्स इज नथिंग बट द रीडिंग शोन बाय वेइंग मशीन। क्लियर? यस और नो? अरे समझ में आया? तो ये फोर्स एक तो हम काय में गिन सकते हैं बेटा? न्यूटन में, या फिर केजी फोर्स। या तो काय में गिनेंगे? न्यूटन में या फिर केजी फोर्स। तो आपको पता है जनरली आप वेइंग मशीन करते हो न्यूटन में तो बताता नहीं, वो काय में बताता है? केजी। तो हम काय में गिनते हैं रीडिंग? केजी फोर्स में। काय में गिनते हैं? क्लियर हुआ इतना? फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं कहूं कि लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ध्यान देना बराबर। कांस्टेंट का है वो वेरिंग वेलोसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन? वेरिंग वेलोसिटी। वही कहानी, वही बंदा, इसका कुछ वेट ले लेते अपन। सपोज इसका वेट कितना है? 60 केजी। कितना वेट है? 60 केजी। ये जा रहा है v इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर की साइड, जो वेरी हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? अब इसका वेरिएशन हमें दिया है। क्वेश्चन हमने फोर्स निकाला था जहां पे vt कर्व दिया था, अगर याद होगा तो। वेलोसिटी टाइम की डायग्राम दी थी, हमने क्या निकाले थे? फोर्स। पहले 0.25 पॉजिटिव आया था, फिर 0 आया था, फिर 0.25 अपोजिट आया था, है ना? ठीक है। तो वैसे ही अपन समझ लेते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ते जा रही, बाद में स्पीड क्या हो रही है? कांस्टेंट है। फिर स्पीड क्या हो गई? ये है सपोज 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 20। फिर 30 सेकंड के लिए 35 सेकंड। ठीक। तो मुझे पता है जब स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन है, जब स्पीड
बढ़ रही है मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या होगा, मतलब जिधर मोशन है उसी साइड एक्सेलरेशन होना चाहिए। बाद में स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। कैसी है, कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, मतलब फोर्स क्या हो गया, जीरो। फोर्स क्या हो गया, जीरो। फिर स्पीड कम हो रही है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। कैसे डायरेक्शन में होगा, अपोजिट। अब ध्यान देना, मैं इसे नाम देता ओ ए बी और सी। मैं एक एक पार्ट सॉल्व करना। और ओ ए, कौन से पार्ट के लिए बात कर रहे हैं अपन, ओ से ए में जो इसका स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होता है। जो स्लोप होता है वही क्या होता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा अपने लिए, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 20 डिवाइड बाय 10। तो ये कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन मिल गया हमें, एक्सेलरेशन। तो इस पोर्शन में कहा जाएगा, ये ऊपर की साइड जाएगा। कौन सी साइड जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में। जिस स्पीड भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया, तो ऐसा समझ के चलते हैं। अब इसकी एफबीडी मुझे बनानी है। क्या बनानी है, तो आपको पता है इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे। वेट कहाँ जाएगा, वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर। तो वही फॉर्मूला, ये ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी बराबर मास इंटू, तो n बराबर क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी, मतलब m इंटू ए प्लस जी। मास कितना दिया है हमें, 60। एक्सेलरेशन कितना आया, 2। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो ये 12 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 12, मतलब 720 न्यूटन। ठीक है क्या, तो इसने रीडिंग कितनी बताई, 720 न्यूटन, मतलब 72 केजी फोर्स। ठीक है क्या, यस और नो। अब जब बीच वाला पार्ट लिया हमने, सपोज ए से लेके कहां तक, बी तक। कौन से पोर्शन की बात हो रही, ए से बी के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ए से बी के लिए v कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। v कैसा है, कांस्टेंट है। बदल रहा है क्या, नहीं, मतलब v क्या है अपना, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी साइड था बेटा, ऊपर की साइड, तो हमने ऊपर वाले को ज्यादा लिया था, नीचे वाले को कम। अब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ऊपर का और नीचे का फोर्स क्या होना चाहिए, सेम। सेम, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो अपना क्या हो जाएगा, n बराबर mg, मतलब 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये, 600 न्यूटन, मतलब 60 केजी फोर्स। ठीक है क्या, अरे ठीक है। चलो अब P से C में क्या होते जा रहा है, स्पीड क्या होती जा रही है, डिक्रीज। क्या होती जा रही, डिक्रीज। तो अब देखो, फॉर B to C पोर्शन, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। फिर से tan थीटा क्या होगा, 20 डिवाइड बाय, इधर 30 से 35 मतलब कितना होता है, 5। तो 20 डिवाइड बाय 5, तो एक्सेलरेशन कितना आया, 4। लेकिन ये माइनस में है क्योंकि स्पीड क्या होती जा रही, डिक्रीज। क्या होती जा रही, मतलब ये अपोजिट होगा। मोशन ऐसी थी तो इसको कम करते जाएगा। क्या करते जाएगा, मतलब डी एक्सेलरेशन बोलते ना हम इसे, क्या बोलते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन ऊपर डायरेक्शन शो करी थी वो अब कहाँ आ जाएंगी, नीचे। मतलब अपना वेट तो वही था mg, नॉर्मल रिएक्शन n, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ गई, अब नीचे की साइड गई। कहाँ गई, तो नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो नीचे कौन था, mg, n ऊपर था तो mg माइनस n बराबर मास इंटू, तो n बराबर हो जाएगा mg माइनस ma, मतलब m इंटू जी माइनस ए। तो m कितना है 60, g 10 माइनस 4 तो कितना बचेगा 6। तो ये 60 इंटू 6 मतलब कितना आया 360 न्यूटन, मतलब 36 केजी फोर्स। देखो अभी जो दो कंडीशन पढ़ी थी वही है ना। एक में हमने पढ़ा था g प्लस ए होगा, एक में हमने क्या पढ़ा था g माइनस ए होगा। तो दोनों कंडीशन आ गई एग्जाम्पल, सही है। जब स्पीड कांस्टेंट है वो भी आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल सकते हैं। क्या प्लॉट करने के लिए बोल सकते हैं, तो देखो इधर
इसका ग्राफ नॉर्मल रिएक्शन अगेंस्ट टाइम, इसका नॉर्मल है। पहले 10 सेकंड में 0 से 10 में फोर्स कितना रहा, मतलब एक तो 720 बोल सकते हैं आप इसे, या फिर 72 क्या बोल सकते हैं, केजी फोर्स। कब तक ये 10 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, फिर 10 से 30 में 0 रहा, सॉरी एन कितना रहा 60, मतलब 600। कब तक, 10 से 30 में कितना फोर्स, 60 केजी फोर्स। फिर 30 से 35 के लिए कितना रहा, 360, मतलब 36। तो जो है वही शो करेंगे ना, अलग तो शो करना नहीं है। समझ में आया क्या, जो आया वही क्या करेंगे आप, शो करेंगे। ठीक है, अरे ठीक है क्या, तो फोर्स क्या वेरिएशन भी हमने शो कर दिया। ठीक, तो फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा ना, फोर्स क्या रहेगा, मतलब एक बार खड़ा हो गया, जब चलना शुरू हुआ तो एक्सेलरेशन कितना है, पहले 2, तो उस समय की रीडिंग जितनी थी उतनी रहेगी, बदलेंगी क्या। फिर उसकी स्पीड क्या हुई, कांस्टेंट, पहले बढ़ते गया, फिर क्या हो गई, कांस्टेंट। तो जैसे कांस्टेंट हो गई, रिएक्शन बदल गई, तो इसलिए अपना नॉर्मल फोर्स भी बदल गया। बदल के कितना हो गया, 60, कितना हो गया। फिर लिफ्ट की स्पीड डिक्रीज होना शुरू हुई, क्या होना शुरू हुई, डिक्रीज, मतलब डी एक्सेलरेशन शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, फिर से वेइंग मशीन की रीडिंग बदल गई, कितनी हो गई, 36, कितनी हो गई। समझ में आया, हाँ या नहीं। तो वेइंग मशीन को कैसे यूज करना है, क्लियर हुआ, हाँ या ना। अगर इस वेइंग मशीन को मैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे रख दूं, काय पे रख दूं, तो मुझे कुछ नहीं, मुझे कौन सा फोर्स लेना पड़ेगा, नॉर्मल। कौन सा फोर्स लेना पड़ेगा, तो नॉर्मल जो भी फोर्स होगा वही किसकी रीडिंग रहेगी, वेइंग मशीन की, किसकी रहेगी। और इस नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर मोशन रही तो फिर एक्सेलरेशन वाली कंडीशन, ये ऐसा फॉर्मूला लगा के, ऊपर वाला नीचे वाला। अदरवाइज अगर ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल के अलावा कोई फोर्स है ही नहीं, तो सिंपल डाउनवर्ड और अपवर्ड क्या हो जाएंगे, सेम, क्या हो जाएंगे, सेम। क्लियर है या नहीं। जैसा हमने यहाँ बोला पहले इसमें कि अगर कोई है ही नहीं, ब्लॉक रखा है वेइंग मशीन के ऊपर, तो इसका जितना वेट है उतनी रीडिंग बताएगा ना। जैसे मैं इसको इंक्लाइन पे रख दूं, काय पे रख दूं, इंक्लाइन पे, तो नॉर्मल रिएक्शन अपना है ना ऐसे हो जाता है। अरे हाँ या ना, इसका एंगल इधर कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये जो नॉर्मल आएगा उतना ही बताएगा ना, सही है कि नहीं। तो नॉर्मल अब कितना हो जाता है, देखो mg इधर है, तो ये बन जाता है mg cos थीटा, ये बन जाएगा mg sin थीटा। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। इंक्लाइन के अलावा कौन आता है, mg sin, इधर कौन आता है, तो ये नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg cos, मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग तो यही हो गई ना। समझ में आया क्या, हाउ या नहीं। वेइंग मशीन की रीडिंग कौन सी हो गई, नॉर्मल की वैल्यू, किसकी वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू, ये भूलना नहीं। क्लियर। तो वेइंग मशीन क्या गिनता है, सिर्फ वेट नहीं, उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो वेइंग मशीन हमेशा गिनेगा क्या, नॉर्मल फोर्स गिनेगा। क्या गिनेगा, कोई भी इसके ऊपर खड़ा है, अगर स्टेशनरी है तो अपना वेट जितना जा रहा है उसके अपोजिट क्या आएंगी, नॉर्मल रिएक्शन आएंगी। क्या आएंगी, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, समझ गए, हाउ या नहीं। क्लियर है ना। चलो, तो ये हो गया बेटा पार्ट काय का, वेइंग मशीन। चलो अब अगले इसमें पढ़ेंगे अपन स्प्रिंग बैलेंस। क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग बैलेंस पढ़ेंगे, और स्प्रिंग बैलेंस के बाद अपना लॉज ऑफ मोशन का पार्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट है, और जनरलाइज क्वेश्चन है कुछ। क्या है, जनरलाइज क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ठीक है ना। चलो हो गया आज के लिए, इतना काफी है। हाँ लिख लो ना, कर देना।